वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या रेखीय आवर्धन। इससे पहले हमने दर्पण से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट को बताया है। उसके साथ साथ हमने तीसरी पार्ट में दर्पण के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और उसके साथ साथ उनके जो रूल होते हैं उन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया है। तो अगर आप हमारे उन वीडियो को नहीं देखें तो उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी जो भी कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। उसके साथ साथ आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के रेखीय आवर्धन। दर्पण के रेखीय आवर्धन में समझेंगे कि हम दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है और उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दर्पण की जो रेखीय आवर्धन होती है, दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है, तो दर्पण द्वारा क्या होता है कि प्रतिबिंब बनते हैं और दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अवतल दर्पण द्वारा भी बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा भी बनते हैं। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O, इन दोनों के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O, इन दोनों के अनुपात को, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इनके अनुपात को ही हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी m इक्वल टू I अपन O, और यही होता है आपका माइनस V अपान U के, माइनस V अपान U के बराबर होता है रेखीय आवर्धन। तो अगर आपको वस्तु की ऊंचाई दी गई हो जो O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई हो जो I से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको रेखीय आवर्धन निकालने के लिए m इक्वल टू I अपन O का यूज करना होगा। और अगर प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति दी गई हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, माइनस V अपन U का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना। और अगर आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और उसकी स्थिति दी गई हो, चाहे प्रतिबिंब की स्थिति चाहे वस्तु की स्थिति, तो उस कंडीशन में आप इस फार्मूले का यूज करके प्रतिबिंब की स्थिति पूछे तो प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ दर्पण के रेखीय आवर्धन में अगर हमें U और F के बीच में रिलेशन बतानी हो तो उस कंडीशन में U और F के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे आप दर्पण का सूत्र पढ़े होंगे, 1 अपान स्मॉल f इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान U प्लस 1 अपान V। अगर आप संबंध चाहते हैं U और F में, तो U और F में अगर आपको संबंध चाहिए तो U तथा F में, U तथा F में, अब U तथा F में अगर आपको रिलेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में U भी F से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी U भी F से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में U से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब U से गुणा करेंगे तो ये U अपान F इक्वल टू क्या होगा, U अपान U प्लस U अपान V। अब देखेंगे U से U कट जाएगा 1 चांस में, यानी U अपान F, 1 इधर आएगा, -1 इक्वल टू U अपान V। अब इसको अगर सॉल्व करें तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, U माइनस स्मॉल f अपान स्मॉल f इक्वल टू U अपान V, ठीक है। अब जब इसको आप पलटेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, F अपान U माइनस स्मॉल f इक्वल टू V अपान U, ठीक है। चूँकि आप जानते हैं m इक्वल टू माइनस V अपान U, इसलिए आप क्या करेंगे, माइनस का दोनों साइडों में अगर गुणा करें तो माइनस का जब दोनों साइडों में गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा स्मॉल f इक्वल टू V अप माइनस U इक्वल टू माइनस V अपान U, ठीक है। और जब आपको मिला क्या, माइनस V अपान U इक्वल टू F अपान V माइनस U, तो यहीं से आप रेखीय आवर्धन की जो डिफिनीशन आप जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो m इक्वल टू आपने निकाला है, m इक्वल टू माइनस V अपान U, इसमें क्या करेंगे आप, माइनस V अपान U का मान रखेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, F अपान F माइनस U, और ये किसके बराबर, m के। तो ये आपके दर्पण के रेखीय आवर्धन होंगे जिसमें आपको प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी वस्तु की स्थिति और उसके साथ साथ दर्पण की फोकस दूरी दी जाएगी। तो उस कंडीशन में आप दर्पण के रेखीय आवर्धन m इक्वल टू F अपान F माइनस U का इस्तेमाल करके बता सकते हैं।
लेकिन अगर आपको संबंध बतानी हो भी और एफ में, भी तथा एफ के फॉर्म में आपको दर्पण का रेखीय आवर्धन बताना हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, जैसे फार्मूला क्या है दर्पण का 1/स्मॉल f इक्वल टू क्या हुआ 1/u प्लस 1/v। आपको अगर v और f में रिलेशन चाहिए तो उस कंडीशन में आपको v का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करना होगा, और जब v का मल्टीप्लाई करेंगे तो v/स्मॉल f इक्वल टू v/u प्लस v/v, ठीक है ना, v/v। देखिए v से v कट जाएगा 1 चांस में, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा कि v/u को इधर लाएंगे तो माइनस v/u हो जाएगा, और इधर बचा है 1, और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस v/स्मॉल f हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो माइनस v/u इक्वल टू क्या है, f का इधर मल्टीप्लाई करेंगे f माइनस v/स्मॉल f, ठीक है, f माइनस v/स्मॉल f, और यही क्या होता है दर्पण के रेखीय आवर्धन होता है माइनस v/u इक्वल टू क्या होता है m, और m इक्वल टू क्या होता है v माइनस f माइनस v/स्मॉल f। तो ये आपके दर्पण के रेखीय आवर्धन के जो रिलेशन है प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी फोकस में, ये रिलेशन बन जाएगा m इक्वल टू f माइनस v/स्मॉल f। और जब आपको u और f में रिलेशन चाहिए तो m इक्वल टू f/v माइनस u, ये रिलेशन आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के बाद इसके आगे की चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन हम केवल आपको पढ़ के सुना रहे हैं, बाकी सवाल में लगा के हम दिखाएंगे, तो इसलिए आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें और आपको बता दें, क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ चीज़ें आपको हम और बता दें कि जो भी हम दर्पण में सवाल जब लगाएंगे तो उस कंडीशन में हमें कुछ चिन्हों का ध्यान रखना होगा, तो उन चिन्हों के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दर्पण अगर आपका अवतल हो, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जब भी सवाल आप लगाएंगे तो उसमें u, v, f और r के मान जो होते हैं, मान ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक होते हैं। केवल एक कंडीशन ऐसी होती है अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है तो उस कंडीशन में केवल v का मान धनात्मक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्यों ऋणात्मक होते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, आप निर्देशांक पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें आपको ये बताया गया होगा चतुर्थांश। चतुर्थांश में आप जानते हैं कि ये x डायरेक्शन होता है, ये y, ये माइनस y और ये माइनस x, ठीक है ना, ये डायरेक्शन होते हैं। ये जो होते हैं ये मूल बिंदु होते हैं। यहाँ से आप दाहिने साइड में जाएंगे x एक्सिस पे जो भी वैल्यू होंगे वो प्लस होंगे, यहाँ से आप बाएं तरफ जाएंगे x एक्सिस पे तो जो भी वैल्यू होंगे माइनस होंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे y एक्सिस पे तो जो भी वैल्यू होंगे वो प्लस होंगे, नीचे आएंगे तो जो भी वैल्यू होंगे वो माइनस होंगे, ठीक है ना। अब जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण को आपने देखा होगा कि ऐसे उसका ऐसे बनता है अवतल दर्पण। आप पॉलिश क्या करते हैं, बाहर लगाते हैं, तो जब बाहर लगाते हैं तो यहाँ देखिए मूल बिंदु से क्या हो रही है, ये होकर जा रही है। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है यहीं पे आप क्या करते हैं, ध्रुव बना देते हैं। ये होती है फोकस, ये होती है त्रिज्या। तो इस कंडीशन में फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी, माइनस डायरेक्शन में, इसलिए एफ का मान माइनस होता है। उसके साथ साथ वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है तो इसका भी मान क्या होता है, माइनस में होता है, क्योंकि ये भी माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वस्तु जब भी आप रखते हैं इधर रखते हैं, और इधर रखने की वजह से ये एक्स एक्सिस पे माइनस डायरेक्शन में, इसलिए आपको यू का मान माइनस में मिलता है। उसके साथ साथ भी ज़्यादातर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में 5 प्रतिबिंब ऐसे हैं जो क्या होते हैं, इसी डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस पे ही नीचे बनते हैं। इसकी वजह से भी का भी मान क्या होता है, माइनस में होता है। केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जब ध्रुव और फोकस के बीच आप वस्तु को रखते हैं तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी इधर बनता है, और इधर जब बनता है तो वस्तु से बड़ा बनता है, उस कंडीशन में आपको भी का मान प्लस मिलेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए
दर्पण के लिए, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर अवतल दर्पण था, यहाँ पर उत्तल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उत्तल की, उत्तल दर्पण के लिए। अगर उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होंगे, लेकिन चीज़ें कुछ चेंज होंगी, उनको हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए, उत्तल दर्पण की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण में भी ये आपका होता है मूल बिंदु। आप जानते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये माइनस वाई डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में उत्तल दर्पण आप देखे होंगे, उत्तल दर्पण का जब भी हमने फिगर यूज किया है तो वो ऐसे बना है, यानी ऐसे हमने बनाया है उत्तल दर्पण को। और पॉलिश लगाया किधर है? पॉलिश लगाया हमने अंदर, अंदर पॉलिश लगाया गया है। अब दर्पण की जो फोकस होगी वो इधर होगी, ये फोकस होगी, ये आपकी क्या होगी? त्रिज्या होगी, केंद्र होगी, ठीक है ना, जिसे त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है। तो आप देखेंगे कि ये फोकस दूरी जो है एक्स डायरेक्शन में है, वो भी प्लस में, तो इसलिए फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए प्लस होती है, त्रिज्या भी माइनस प्लस होती है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रतिबिंब भी जो बनता है उत्तल दर्पण में यहीं पर बनता है, तो इसके वजह से वो एक्स अक्ष पे बनने की वजह से उसका भी मान क्या होगा? प्लस होगा। और इसके साथ साथ अगर हम वस्तु की स्थिति की बात करें यू के मान को, तो यू को मान हमेशा इधर रखते हैं, वस्तु को आप हमेशा इधर रखते हैं, जिसका प्रतिबिंब इधर बनता है सीधा आभासी, तो इसके वजह से यू के मान हमेशा ऋणात्मक होते हैं। इस चीज़ को हम लिखित में आपको बता दे रहे हैं कि उत्तल दर्पण में u का मान ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक तथा VFR का मान धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट को अगर आप मिस करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको सवाल लगाने में दिक्कतें हो सकती हैं। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ और सवाल को भी समझेंगे। बहुत ही अच्छे सवाल आपके लिए लाए हैं जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो इसलिए आपको पूरे सवाल को, तो चलते हैं शुरू करते हैं सवाल और देखते हैं सवाल कैसे हैं। बहुत अच्छे सवाल आपके लिए लाए हैं हमने। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं हम वहाँ पर लिख लेंगे। R इक्वल टू क्या होगा? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की बात की जा रही है। तो यहाँ से हम फोकस निकाल सकते हैं। F इक्वल टू क्या होगा? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो फोकस दूरी क्या होगी? त्रिज्या की आधी होगी, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर F का मान -10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है कि दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर, यानी u का मान कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। u का मान क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है कि 4 सेमी लंबाई की वस्तु स्थित है, यानी o का मान क्या है? 4 सेंटीमीटर है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, पहला कह रहा है दर्पण की क्षमता, ठीक है ना। दर्पण की क्षमता हमने आपको नहीं बताया है, इसलिए दर्पण की क्षमता को भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। दर्पण की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, लेकिन ऋणात्मक होती है, यानी P इक्वल टू -1/f जो होता है वो दर्पण की क्षमता होती है। P इक्वल टू 1/f ये होती है आपकी दर्पण की क्षमता, ठीक है ना। जब फोकस दूरी आपको किस में दी गई हो? मीटर में दी गई हो, तो उस कंडीशन में P इक्वल टू f और P इक्वल टू -100/f जब फोकस दूरी आपको किस में दी गई हो? सेंटीमीटर में। फोकस दूरी किस में दी गई हो? सेंटीमीटर में, और ये किस में है? मीटर में है। तो ये आपकी होती है दर्पण की क्षमता, ठीक है ना। तो P इक्वल टू -1/f और P इक्वल टू 100/f। जब सेंटीमीटर में हो तो 100/f, और जब मीटर में हो तो उस कंडीशन में -1/f का यूज करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि अवतल दर्पण का मान यहाँ माइनस में रखेंगे और माइनस पहले से भी है, तो ये प्लस बन जाएंगे। और उत्तल दर्पण की क्षमता जो होती है वो माइनस में होती है, क्योंकि F का मान उत्तल के प्लस में होता है, और प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो ये मान आएंगे किसमें? माइनस में। हाँ, क्षमता का मात्रक जो होता है लेंस की, दर्पण की क्षमता का मात्रक, दर्पण की क्षमता का मात्रक, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है ना, होता है।
और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी से रिप्रेजेंट करते हैं लेंस की दर्पण की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल में क्या कहा गया है कि त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर होगी, वो भी माइनस में। वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जा रही है, यू का मान 30 सेंटीमीटर। वस्तु जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात ये करना है, कह रहा है कि दर्पण की क्षमता बताइए। देखिए, अब दर्पण की क्षमता बतानी है तो दर्पण की क्षमता P इक्वल टू, अभी हमने बताया है कि इसमें अगर सेंटीमीटर में हो तो क्या करते हैं 100 अपॉन स्मॉल एफ करते हैं, लेकिन वो भी माइनस में। ठीक है, 100 अपॉन स्मॉल एफ। तो यहाँ पर देखिए -100 अपॉन स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मान कितना है 10, -10 है ना, तो -10 है। माइनस से माइनस कटेगा, 10 से हम क्या करेंगे 100 में भाग देंगे, 10 बार में जाएगा। तो यहाँ से जो P का मान आएगा वो आएगा आपका 10 डायोप्टर। कितना आएगा 10 डायोप्टर। P का मान कितना हो जाएगा 10 डायोप्टर। उसके बाद ये किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस कट गए हैं, तो 10 डायोप्टर ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात जो की जा रही है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या होगा, V का मान पूछ रहा है। और जब प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे 1/v स्मॉल एफ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखिए 1/स्मॉल एफ का मान क्या है -10, 1/u, u का मान क्या है, u का मान है -30 प्लस 1/v। अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1/10, ये माइनस है, इधर आके प्लस बन जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 30, 10 से डिवाइड करेंगे -3 चांस में, 13 से डिवाइड करेंगे 1 चांस में, इक्वल टू 1/v। -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2/30 इक्वल टू 1/v। यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 और 2 से ये 50 चांस में। तो यहाँ से जो v का मान मिलेगा वो मिलेगा आपको -15 सेंटीमीटर। v का मान कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर मिलेगा। लेकिन चूंकि पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति आ रहा है -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरी क्वेश्चन जो पूछी जा रही है वो तीसरी क्वेश्चन ये है कि दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण के रेखीय आवर्धन के लिए हमने क्या बताया, m इक्वल टू -v/u। तो m इक्वल टू -v/u, -v का मान क्या है -15 है, और u का मान क्या है, u का मान है -13। तो 51 जा 50, 52 जा 30, यानी आया -1/2। ये क्या है दर्पण का रेखीय आवर्धन, यानी m का मान आ गया। ठीक है ना, m का मान -1/2। अब देखिए m का मान माइनस आया है या फिर v का मान माइनस आया है, तो ये दोनों मान ये बताते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है। ठीक है ना, माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा गया है कि वस्तु का आकार बताइए। तो वस्तु की आकार की अगर बात करें, वस्तु की आकार की, तो वस्तु की आकार आप पढ़े हैं I/O इक्वल टू -v/u, I/O इक्वल टू -v/u। अब देखिए I का मान तो मालूम नहीं है क्योंकि यही वस्तु प्रतिबिंब का आकार है। वस्तु की आकार दी गई है 4 सेंटीमीटर, -v का मान क्या है -50, u का मान क्या है -30। ठीक है ना। तो 51 जा 50, 52 जा 30। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा I/O इक्वल टू, देखिए ये -1/2 हो रहा है, सॉरी I/O नहीं, O का मान 4 है, ये -1/2। तो I इक्वल टू क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी I इक्वल टू 2 आया, वो भी किस में माइनस में। I का मान क्या आया -2 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब जो होगी वो 2 सेंटीमीटर की होगी। और 2 सेंटीमीटर होने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब होगी वो वस्तु से छोटी होगी। ठीक है ना। तो ये आपके लास्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।